हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, इस पाठ में हम भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। आदिकाल में मनुष्य अपने विचार संकेतों तथा चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था यानी दर्शाता था। जब मनुष्य समूह में रहने लगा यानी जब मनुष्य ग्रुप में रहने लगा तो उसने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। इन ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा गया। भाषा मनुष्य के विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन है। तो जान लेते हैं भाषा की परिभाषा। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर आदान प्रदान करता है। यानी अपने विचार एक दूसरे तक बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर पहुंचाता है। तो सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कहा जाता। अब जानते हैं भाषा के रूप कौन कौन से हैं। प्रायः हम बोलकर व लिखकर तथा संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों भाषाओं के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। बच्चों, जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक रूप। जैसे मौखिक रूप के उदाहरण हैं परस्पर बातें करना यानी आपस में बातें करना मौखिक रूप का उदाहरण है। भाषण देना आदि ये क्या है? मौखिक भाषा के रूप हैं। प्राचीन भाषा का यह रूप अस्थायी होता था और बोलने के पश्चात इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। किंतु आज मौखिक भाषा को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः सुना भी जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं लिखित भाषा की तरफ। बच्चों, जब मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे लिखित रूप के उदाहरण हैं पत्र, कविता, कहानी या डायरी लिखना। ये सब क्या है? लिखित भाषा के रूप हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है और इसे लिपिबद्ध कर सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जानते हैं तीसरी भाषा यानी सांकेतिक भाषा के विषय में। जब संकेतों अर्थात इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही कुछ नहीं कहता है, इशारों से हम सब उसकी बात समझ लेते हैं। और मूक-बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। लेकिन इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। आप व्याकरण में केवल लिखित और मौखिक भाषा को ही पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा को इसमें उतना उचित स्थान नहीं दिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं ये भाषाएं क्या है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी, रूसी, हिंदी, पुर्तगाली आदि। विश्व में सर्वाधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं और दूसरे स्थान पर अंग्रेजी तथा तीसरे स्थान पर हमारी मातृभाषा हिंदी बोली जाती है।
तो अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। यानी कि जितनी भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं और किसी देश में नहीं बोली जाती। तो यही कारण है कि भारत बहुभाषी देश कहलाता है। बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाओं का देश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। ये कौन सी हैं? आइए इनके नाम जान लेते हैं। गुजराती, तमिल, पंजाबी, बंगला, ओडिशा, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, असमिया, संस्कृत, डोगरी, संथाली, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, बोडो और मैथिली। ये सब क्या हैं? हमारी भाषाएं हैं जो हिंदुस्तान में बोली जाती है और ये इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। आइए अब बढ़ते हैं मातृभाषा की तरफ। अब मातृभाषा क्या है? तो बच्चा जिस परिवार में पलता तथा बड़ा होता है वह उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा को सबसे पहले सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रादेशिक भाषा क्या है। तो बच्चों, किसी प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। भारत की कुछ प्रादेशिक भाषाएं इस प्रकार है, इन्हें जान लेते हैं। जैसे केरल प्रदेश की भाषा है मलयालम और पंजाब की पंजाबी, ओडिशा की ओडिया, तमिलनाडु की तमिल, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, कश्मीर की कश्मीरी, कर्नाटक की कन्नड़, पश्चिम बंगाल की बंगला। अब जानते हैं राजभाषा क्या है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य है कि सभी सरकारी काम इसी भाषा में किए जाएं। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसे? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्रदान है क्योंकि यह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब समझ लेते हैं बोली क्या है। भाषा के स्थानीय अर्थात क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है तथा इसमें लोकगीत आदि हो सकते हैं, किंतु इसमें साहित्य रचना नहीं होती। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी आदि बोलियां हैं। तो आइए एक बार बोली की परिभाषा भी समझ लें। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाती है तो वह उपभाषा का रूप लेती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों पहले बोलियां थी, परंतु सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अतः यह दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई। आइए अब जानते हैं लिपि क्या है। मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अर्थात लिपि की परिभाषा क्या है? ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी तथा मैथिली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं।
अब समझ लेते हैं भाषा और लिपि को। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश की लिपि है रोमन। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। चलिए कुछ और ज़रूरी बातें हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे उर्दू की लिपि फारसी को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी लिपि ना होती तो लिखने का ज्ञान नहीं होता, और आज क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा, इसलिए लिपि का होना आवश्यक है। अब जानते हैं मानक भाषा क्या है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए उसके जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार क्या बोला गया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पहला, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मानक रूप है गंडा, लेकिन प्रचलित रूप गौ, पंचम स्वर जो है वो बिंदु के रूप में आएगा, है ना? गौ के ऊपर बिंदु। ठंडा, अण जो है ठ के ऊपर बिंदु के रूप में आएगा। पंच, य, ये क्या है? प के ऊपर बिंदु के रूप में। संभव, आधा मौ जो है बिंदु के रूप में दर्शाया जाएगा। दूसरा नंबर, री तथा ली का हिंदी में प्रयोग ना होने के कारण इन्हें मानक वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है। तीसरा है, यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी बहुवचन में अगर मात्रा है तो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु, जैसे गेंद, चोंच, मैं आदि। चौथा नंबर है, संयुक्त व्यंजन पाई हटाकर घुंडी को आधा करके तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह आदि। पांचवा है, यदि शब्द में अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु के प्रयोग के कारण अर्थ में अंतर आ जाए तो इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। 6, छठे नंबर पे क्या कहा गया है? कुछ शब्दों के दो दो मानक रूप मान्य हैं, जैसे सर्दी तथा सर्दी, दोनों तरह से लिखा जाता है। ये दोनों ही शुद्ध हैं, बर्तन तथा बर्तन। र अपने उसी रूप में आ सकता है और दूसरा तो के ऊपर मात्रा के रूप में भी आ सकता है। दोबारा तथा दोबारा, ये दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है और ये शुद्ध है। इस तरह कई ऐसे शब्द हैं। 7वें नंबर पे कहा गया है कि शब्दों के अंतिम वर्ण पर अब हलंत नहीं लगाया जाता। जैसे भगवान, भगवान यानी हलंत हटा दिया। जैसे 9 में पहले हलंत है, दूसरे में नहीं है। महान, बिना हलंत के इन्हें लिखा जाता है। 8वें नंबर पे है, अवयव अलग अलग लिखे जाएंगे, जैसे वहां से, उनके साथ आदि। इन्हें शब्द के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, अलग से लिखेंगे। 9वें नंबर पे बोला गया है कि पूर्णकालीन प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलकर लिखना चाहिए। जैसे पढ़कर यानी धातु के पीछे कर लगा दिया, पढ़कर, दौड़कर, सोकर आदि। 10वें नंबर पर हलंत चिन्ह युक्त वर्णों से बने संयुक्ताक्षरों में बाद वाले व्यंजन के साथ यदि ई की मात्रा लगी हो तो मात्रा संबंधित व्यंजन से पूर्व लगाएं, पूरे युग में नहीं। जैसे पट्टियाँ, इसमें ट, दोनों ट से पहले मात्रा नहीं, दूसरे ट के बाद मात्रा लगेगी, ये सही शब्द है।
गड्डियाँ, पहला शब्द गलत है, दूसरा सही है, यानी कि दूसरे ड के साथ में मात्रा आएगी। तीसरा सिद्धियाँ, इसमें भी द के आगे मात्रा नहीं, ध पर मात्रा लगेगी, इससे ये शुद्ध रूप बनेगा। आप जानते हैं 11वें नंबर पर क्या कहा गया है। जैसे तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। दुख क्या है? तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द, और जब वो तद्भव में आया यानी दुख बना, यानी कि हिंदी भाषा में आ गया बदल कर, तो उसमें विसर्ग गायब हो जाएगा। इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं व्याकरण क्या है। बच्चों, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और पढ़ने के लिए उसका व्याकरणीय ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अतः व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए व्याकरण के अंग जान लें कौन कौन से हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग या अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, भेद, बनावट, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। चलिए आप जानते हैं साहित्य क्या है। बच्चों, किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के प्रकार कौन कौन से हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। साहित्य के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। अब एक एक करके हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहला है पद्य साहित्य। पद, कविताएं, चौपाइयाँ, दोहे आदि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने वाली गायन शैली को पद्य साहित्य कहते हैं। तुलसीदास, कबीरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत आदि पद्य साहित्य के महान रचनाकार हैं। अब गद्य साहित्य के बारे में जानते हैं। कहानियाँ, पत्र, अनुच्छेद, निबंध, नाटक आदि में अपने विचारों को व्यक्त करने वाली लेखन शैली को गद्य साहित्य कहते हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि गद्य साहित्य के महान लेखक हैं। आइए इस पाठ को एक बार हम दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा के स्थानीय अर्थात क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़, लिख व समझ सकते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों भाषा और व्याकरण के विषय में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।